वो वक्त वो मंजर वो नज़ारा भी आएगा, समंदर है अगर तो किनारा भी आएगा। अरे ज़िंदगी की मुश्किलों से हार मत जाना है मेरे दोस्त, भरोसा रखो टारगेट सेमेस्टर पे, एक दिन तुम्हें सलाम करने तुम्हारा सितारा भी आएगा। तो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट सेमेस्टर में। मैं हूं अमृत राय और आज हम बात करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के विषय में। एंड आई थिंक आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो यूनिट 1 हमने पहले से कवर कर लिया है 5 वीडियोस में, उन वीडियोस को आपने देखा होगा, उसके बाद ही आप माइक्रो इकोनॉमिक्स देख रहे होंगे। और यदि आपने अभी फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं देखा है तो पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स ही देख लीजिए, इसके बाद से फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी देखिए, क्योंकि आपके सेमेस्टर में टोटल 5 सब्जेक्ट हैं जो आपके डोमेन से रिलेटेड हैं, बाकी एक को क्यूरिकुलर सब्जेक्ट भी है। तो ये जो 5 सब्जेक्ट हैं आपके, इनका सब एग्रीगेट मिला के आपका सेमेस्टर में आपके मार्क्स होते हैं, तो इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये जो शब्द है माइक्रो इकोनॉमिक्स, इससे पहले इकोनॉमिक्स कहाँ से आया, क्यों आया, इसकी नीड क्या थी, वाई वी नीड टू स्टडी इकोनॉमिक्स एंड वाई द इकोनॉमी हैज़ बीन ओरिजिनेटेड एज अ सब्जेक्ट। सो द वर्ड इकोनॉमिक्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिकस। अब यहाँ पे इसको हम ओइकोनोमिया, 2 शब्द हैं, एक है ओइकोनोमिया और एक शब्द है ओइकोनोमस। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा गलत है। ओइकोनोमिया और ओइकोनोमस ये 2 ऐसे ग्रीक वर्ड्स हैं जहाँ से इकोनॉमिक शब्द डिराइव हुआ है। अब इकोनॉमिक शब्द का ये जो ग्रीक वाला शब्द है ओइकोनोमिया, इस शब्द को यदि तोड़ा जाए तो ये 2 पार्ट्स में टूट सकते हैं, एक होगा ओइकोस और एक होगा नोमस। ओइकोस का मतलब होता है हाउस होल्ड या फिर होम, एंड नोमस या नोमिया का मतलब होता है मैनेजमेंट, यानी वो मैनेजमेंट जो हम घर पे करते हैं या फिर वो मैनेजमेंट जो हाउस होल्ड्स करते हैं, नॉर्मल पब्लिक, नॉर्मल कंज्यूमर्स करते हैं। दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू द वर्ड ग्रीक। ये इकोनॉमिक्स का एक्चुअल मीनिंग हुआ एज पर द वर्ड्स, बट इकोनॉमिक्स इज नॉट लिमिटेड ओनली टू द हाउस होल्ड मैनेजमेंट। इकोनॉमिक्स इज अ वाइडर टर्म इन विच वी विल स्टडी अबाउट सो मेनी थिंग्स। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये याद रखना है, यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक्स, आपके यूनिट 1 में ये पूरा सब्जेक्ट, पूरा ये टॉपिक भी है, इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक के नेचर, इकोनॉमिक्स का स्कोप, इकोनॉमिक्स के टाइप्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें आपके यूनिट 1 में है यदि आप देखेंगे तो यदि ये क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो इसके लिए आपके पास कंटेंट होना चाहिए। सबसे पहले इकोनॉमिक्स का मतलब समझ में आ गया हमको। इकोनॉमिक्स जो शब्द है वो ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया से डिराइव हुआ है, जिसमें ओइकोस का मतलब है होम या हाउस होल्ड और नोमिया का मतलब है मैनेजमेंट, यानी एग्रीगेट लेवल पे हम देखें तो मैनेजमेंट बाय हाउस होल्ड इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। So economics emerged as a subject with a high level of applications in all other disciplines due to its basic principles of choice making for optimization with the given resources of scarcity and surplus. To arrive at this phenomenon in the definition of economics, it has taken almost 235 years. यानी इकोनॉमिक्स ये जो सब्जेक्ट है ये तो बहुत पहले ओरिजिनेट हो चुका था, लेकिन इसका एक प्रॉपर जो हम कहते हैं स्टडी और इसका जो प्रॉपर डिफिनीसन है वो ऑलमोस्ट 235 साल के बाद आता है। यानी इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट तो 235 साल पहले आ गया था, लेकिन इसका एक स्ट्रक्चर्ड कंटेंट, इसका एक स्ट्रक्चर्ड ब्रांच ऑफ साइंस जो है वो आता है आफ्टर 235 ईयर्स। अब इवोल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले डिफिनीसन जो दिया गया था इकोनॉमिक्स का वो एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया था, इसलिए एडम स्मिथ साहब को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। किसको कहते हैं? एडम स्मिथ को क्या कहते हैं? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। और इन्होंने डिफिनीसन दिया था वेल्थ ओरिएंटेड डिफिनीसन। एडम स्मिथ ने कहा था कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा ब्रांच ऑफ साइंस, एक ऐसा ब्रांच ऑफ स्टडी है जिसमें हम धन के विषय में स्टडी करते हैं, जिसमें हम धन के विषय में अध्ययन करते हैं। दूसरे जो इकोनॉमिस्ट आए उनका नाम है अल्फ्रेड मार्शल, और इन्होंने 1890 में वेलफेयर डिफिनीसन दिया। अल्फ्रेड मार्शल साहब कहे कि एडम स्मिथ ससुरा पागल है, खाली पैसे के चक्कर में पड़ा हुआ है, ये कहता है कि इकोनॉमिक्स मतलब केवल पैसा, लेकिन ऐसा नहीं है।
इकोनॉमिक्स में हम केवल धन का अध्ययन नहीं करते हैं, इकोनॉमिक्स में हम समाज के कल्याण का अध्ययन करते हैं। हम ये जानते हैं कि ह्यूमन काइंड का वेलफेयर कैसे हो सकता है इन इकोनॉमिक्स। किसके हिसाब से? अल्फ्रेड मार्शल साहब के हिसाब से। तो हमने दो डिफिनेशंस की बात की। सबसे पहला एडम स्मिथ साहब ने वेल्थ ओरिएंटेड डिफिनेशन दिया था और इन्होंने अपनी किताब लिखी थी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। अभी हम लोग उसके विषय में डिस्कस करेंगे। उस किताब में इन्होंने इकोनॉमिक्स को बताया था पूरा। तो वेल्थ ओरिएंटेड डिफिनेशन एडम स्मिथ की है, वेलफेयर ओरिएंटेड डिफिनेशन अल्फ्रेड मार्शल की है। कब आई थी? 1890 में। अब ये जो कीवर्ड्स हैं, वेल्थ ओरिएंटेड डिफिनेशन, वेलफेयर ओरिएंटेड डिफिनेशन, ये सारे आपके मार्क्स गेनिंग पॉइंट्स हैं। और ईयर्स भी, जो आप यदि आप ईयर्स भी मेमोराइज कर सकते हैं, रिमेंबर कर सकते हैं, तो दैट इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू। तीसरी डिफिनेशन आती है लायनल रॉबिन्स साहब की और 1932 में आती है। और लायनल रॉबिन्स साहब कहते हैं कि इकोनॉमिक्स ना ही वेल्थ की स्टडी है, ना ही वेलफेयर की स्टडी है। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ स्कैरसिटी। स्कैरसिटी यानी कमी। इकोनॉमिक्स में हम रिसोर्सेज की स्कैरसिटी यानी कमी के विषय में अध्ययन करते हैं। हम ये जानते हैं कि कैसे ये जो स्केयर रिसोर्सेज हैं, जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनका यूज़ करके हम अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई कर सकें। तो लायनल रॉबिन्स साहब कहते हैं कि हमारा जो इकोनॉमिक्स है, दिस इज़ अ सब्जेक्ट इन विच वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड हाउ टू मैनेज द स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। चौथी डिफिनेशन आती है प्रोफेसर सैमुअल्सन साहब की और ये थी ग्रोथ की डिफिनेशन। उसको हम ग्रोथ ओरिएंटेड डिफिनेशन कहते हैं और ये डिफिनेशन आती है 1948 में। 1948 में प्रोफेसर सैमुअल्सन साहब कहते हैं कि ना ही इकोनॉमिक्स वेल्थ की स्टडी है, ना वेलफेयर की स्टडी है, ना स्कैरसिटी की स्टडी है। दिस इज़ द स्टडी ऑफ ग्रोथ। हम इकोनॉमिक्स के विषय में, इकोनॉमिक्स के माध्यम से ग्रोथ के विषय में अध्ययन करते हैं कि हम कैसे अपने देश का विकास कर सकते हैं, अपना विकास कर सकते हैं, अपने कंज्यूमर्स का विकास कर सकते हैं, अपने प्रोड्यूसर्स का विकास कर सकते हैं, मतलब अपनी इकोनॉमी के डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स हैं, सबका विकास कर सकते हैं। और पांचवी लेकिन सबसे खास डिफिनेशन है मॉडर्न डिफिनेशन, जो AC दास के द्वारा दिया गया है। अब यहाँ पे याद रखना है, पांचवा डिफिनेशन है मॉडर्न डिफिनेशन, AC दास के द्वारा दिया गया था और ये 2011 में दिया गया था। तो 5 डिफिनेशंस आपको हमेशा याद रखना है। अब शब्दों की बात करें कि मतलब यदि आपको आ गया, जैसे आपके सिलेबस में स्पेसिफिकली बताया गया कि ग्रोथ ओरिएंटेड डिफिनेशन के विषय में आपको लिखने के लिए पूछा जा सकता है। पिछली बार PYQ में देखेंगे तो क्वेश्चन भी पूछे गए हैं इससे संबंधित। तो उस समय आप कैसे लिखेंगे, उसके लिए आपके पास ये जो वेल्थ ओरिएंटेड शब्द है ना, इसी में पूरा डिफिनेशन आपका छुपा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल यदि हमको लिखना है कि एडम स्मिथ साहब के हिसाब से इकोनॉमिक्स क्या है, तो हम तो ये जानते हैं कि एडम स्मिथ साहब ने जो डिफिनेशन दिया था वो एक वेल्थ ओरिएंटेड डिफिनेशन था। तो हम कैसे अपने शब्दों में बना के लिख सकते हैं, आइए समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी नो दैट अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ and in economics we are going to study that how we can optimize our wealth, how we can generate more and more wealth so that we can lead a successful life, we can lead a wealthy life। तो एडम स्मिथ के हिसाब से आप ऐसे लिख सकते हैं। उसमें और भी ऐड कर सकते हैं कि एडम स्मिथ ने एक बुक पब्लिश की थी 1776 में। उनकी बुक का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। तो इस प्रकार से आपको आंसर्स फ्रेम करने हैं। डोंट गो बिहाइंड रट्टाफिकेशन, रटो मत, बंद करो, ठीक है। You have to memorize, you have to just understand the concept and you have to frame your own sentences, you have to frame your own words and then you have to write your answer। यदि आप रट्टाफिकेशन के पीछे जाएंगे, मगब के पीछे जाएंगे, then definitely you are going to ruin yourself, क्योंकि यहाँ पे आपको क्वालिटी नॉलेज नहीं मिलेगा, बस आप चीज़ों को रटेंगे, ठीक है। अब देखिए हम वेल्थ डिफिनेशन का थोड़ा सा डिटेल स्टडी कर लेते हैं। एडम स्मिथ हु इज़ रिगार्डेड एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, हमने आपको बताया कि एडम स्मिथ को इकोनॉमिक्स का जनक भी कहा जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। ही पब्लिश्ड अ बुक टाइटल्ड एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस इन 1776, यानी 1776 में एडम स्मिथ साहब, जिनको इकोनॉमिक्स का जनक कहा जाता है, उन्होंने एक किताब छापी। किताब का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। और इस किताब में उन्होंने बताया कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा साइंस है जिस साइंस में हम लोग अपने नेशन के वेल्थ के विषय में इंक्वायरी करते हैं, उसके विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। सो ही डिफाइंड इकोनॉमिक्स एज अ साइंस विच इंक्वायर्स इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। यानी इनका जो डिफिनीशन है वो इनके किताब के नाम से स्पष्ट है।
यदि किताब का नाम याद हो गया तो डिफिनीसन तो अपने आप ही याद हो जाएगा। ही emphasized द प्रोडक्शन एंड ग्रोथ ऑफ वेल्थ एज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। यानी एडम स्मिथ साहब कहते हैं कि हमारे देश में यदि हमको इकोनॉमिक्स का स्टडी करना है तो इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट मैटर है वो है हमारे देश का प्रोडक्शन और हमारे देश का ग्रोथ। किस पर्सपेक्टिव से? वेल्थ के पर्सपेक्टिव से। यानी हम अपने देश में कितना ज़्यादा प्रोडक्शन कर पा रहे हैं वेल्थ का और कितना ज़्यादा ग्रोथ कर पा रहे हैं वेल्थ का। दिस इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। ये एडम स्मिथ साहब की तस्वीर है, वैसे हमारे किसी काम की नहीं है, लेकिन इसमें आपको कम से कम ये आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि एडम स्मिथ साहब कैसे दिखते थे। ये हैं हमारे इकोनॉमिक्स के जनक। ना फीचर्स क्या है वेल्थ डिफिनेशन के, उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं? तो सबसे पहले हमने देखा कि वेल्थ डिफिनेशन में उन्होंने एक चीज़ कहा कि हम इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं, इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं अपने देश के प्रोडक्शन लेवल का, अपने देश में होने वाले वेल्थ रिलेटेड ग्रोथ का। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है द वेल्थ डिफिनेशन टेक्स इनटू अकाउंट ओनली मटेरियल गुड्स, exaggerated the emphasis on wealth, it inquires the cost behind creation of wealth। यानी जो वेल्थ डिफिनेशन है वो हमको ये बताता है कि वेल्थ कैसे क्रिएट होता है, वेल्थ के क्रिएशन का कारण क्या है, यानी धन कैसे क्रिएट किया जाता है, धन कैसे उत्पन्न किया जाता है, उसके पीछे कारण क्या है। अब इसका क्रिटिसिज्म भी हुआ। क्रिटिसिज्म यानी इस पे लोगों ने आलोचनाएं की कि भाई एडम स्मिथ साहब कह तो रहे हैं कि इकोनॉमिक्स में केवल हम लोग वेल्थ की स्टडी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग इकोनॉमिक्स में केवल वेल्थ की स्टडी करते हैं। अब ये जो पर्सपेक्टिव था इकोनॉमिक्स का देखने का एडम स्मिथ साहब का, वो पर्सपेक्टिव थोड़ा सा अमीरों वाला पर्सपेक्टिव था। ठीक है, तो इसमें जो अलग अलग क्रिटिसाइजर्स आए उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ओनली स्टडी ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स बहुत बड़ी चीज़ है, उसमें आप केवल पैसे का अध्ययन नहीं करते हैं। अपार्ट फ्रॉम वेल्थ यू हैव टू स्टडी मल्टीपल थिंग्स इन इकोनॉमिक्स। सो इट कंसिडर्ड इकोनॉमिक्स एज ए डेसिमल और सेल्फिश साइंस। यानी एडम स्मिथ के हिसाब से इकोनॉमिक्स को उन्होंने एक सेल्फिश साइंस, सेल्फिश यानी एक स्वार्थी विज्ञान के तौर पे उन्होंने ट्रीट किया। स्वार्थी विज्ञान का मतलब क्या है? एक ऐसा विज्ञान जो केवल पैसे से ही डील करता है। इसमें कहीं मानव कल्याण की बात नहीं की गई, इसमें कहीं ह्यूमन वेलफेयर की बात नहीं की गई, इसमें कहीं सोसाइटी के वेलफेयर की बात नहीं की गई। और हम जो भी काम करते हैं, जो भी अध्ययन करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं सोसाइटी का तो वेलफेयर दिखना चाहिए ना, यू नो, ऑफ कोर्स। तो वेलफेयर यदि नहीं हो रहा है तो आपके पढ़ाई की कोई मतलब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट तो आप भी सोसाइटी में वेलफेयर करेंगे। इफ़ यू बिकम एन IAS ऑफिसर देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू सर्व द सोसाइटी। तो इसी प्रकार यदि आप कोई भी सब्जेक्ट अध्ययन करते हो तो उसमें आपको कहीं ना कहीं समाज के कल्याण के विषय में भी जानकारी देनी चाहिए। लेकिन एडम स्मिथ साहब तो कह रहे हैं कि इकोनॉमिक्स इज जस्ट ओनली द स्टडी ऑफ वेल्थ, एंड इन इकोनॉमिक्स वी स्टडी दैट हाउ द वेल्थ इज क्रिएटेड। द सेकंड पॉइंट इज दैट इट डिफाइंड वेल्थ इन अ वेरी नैरो एंड रिस्ट्रिक्टेड सेंस। और एडम स्मिथ साहब ने एक और गलती की थी, उन्होंने वेल्थ को बड़ा ही नैरो सेंस में, बड़ा ही रिस्ट्रिक्टेड सेंस में डिफाइन किया है। यानी नैरो यानी बहुत बारीक रूप से उन्होंने डिफाइन किया वेल्थ को, यानी बड़ा छोटा बताया वेल्थ को। उन्होंने वेल्थ को सीधे मनी से कंपेयर कर दिया। वेल्थ इज नॉट ओनली अबाउट मनी, वेल्थ मीन्स एवरीथिंग दैट यू हैव, दैट इज द एसेट्स, दैट इज द कैश, दैट इज द प्रॉपर्टी, वॉट एवर यू हैव इज कॉल्ड वेल्थ। और इकोनॉमिक्स को उन्होंने बस मनी से कंपेयर किया था, इसलिए उन्होंने जो डिफिनेशन दिया वेल्थ का वो भी काफ़ी नैरो था, काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड सेंस में था। द थर्ड पॉइंट इज दैट इट कंसिडर्ड ओनली मटेरियल एंड टेंजिबल गुड्स। यानी एडम स्मिथ साहब के डिफिनेशन में केवल उन्होंने मटेरियल और टेंजिबल गुड्स को ही कंसिडर किया था। मटेरियल और टेंजिबल गुड्स का मतलब क्या है? द गुड्स विच कैन बी सीन एंड टच्ड। टेंजिबल गुड्स यानी ऐसे गुड्स जिसको आप छू सकते हैं, उनको आप देख सकते हैं, उसको हम टेंजिबल गुड्स कहते हैं। और एडम स्मिथ साहब ने जो भी गुड्स के विषय में बताया वो सारे के सारे गुड्स टेंजिबल थे। यदि आप इनके पूरे किताब को वैसे पढ़ना नहीं है आपको, यदि आप पढ़ेंगे डिटेल में तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने पूरे उस किताब में एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन में बताया है कि इकोनॉमिक्स में हम लोग वेल्थ की स्टडी करते हैं, वेल्थ कैसे क्रिएट होता है। तो उन्होंने बताया टेंजिबल गुड्स से, मटेरियल गुड्स से क्रिएट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज यदि आपको वेल्थ क्रिएट करना है तो आप वेल्थ इनटेंजिबल गुड्स से भी क्रिएट कर सकते हैं। आप इनटेंजिबल गुड्स जैसे सॉफ्टवेयर्स हैं, यू कैन नॉट सी द सॉफ्टवेयर बट यू आर पेइंग लैक्स एंड करोड़ फॉर द सॉफ्टवेयर। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो करोड़ों में आप खरीद रहे हैं, वो भी तो गुड्स है, वो भी तो बेचे जा रहे हैं मार्केट में, बट दे आर नॉट टेंजिबल। उनको भी तो भाई इंक्लूड करना चाहिए ना वेल्थ डिफिनेशन में। तो ये कुछ क्रिटिसिजम्स थे। चौथा क्रिटिसिज्म ये है
इट गेव एम्फेसिस ओनली टू द वेल्थ एंड रिड्यूस्ड मैन टू सेकेंडरी प्लेस। यानी एडम स्मिथ साहब ने केवल वेल्थ पे एम्फेसिस किया, वेल्थ पे केवल उन्होंने प्रभाव डाला, वेल्थ के अलावा जो मैन है, जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जो स्टडी करने वाला है, उसके विषय में उन्होंने बताया ही नहीं। जबकि इकोनॉमिक्स इज अ टोटली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट विच इज एब्सोल्युटली रिलेटेड टू योर प्रैक्टिकल लाइफ, और उन्होंने इस चीज़ को इग्नोर किया। ठीक है, तो ये कुछ क्रिटिसिज्म थे, कुछ उनकी आलोचनाएं थी। अब ये चीज़ समझिए आप कि दुनिया में चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे वो कितनी भी अच्छी हो, दुनिया में लोग उसको उसकी तारीफ़ के साथ साथ उसकी बुराई करने वाले ज़रूर मिल जाते हैं। वैसे ही वेल्थ डिफिनीसन कई लोगों को अच्छी भी लगती है और कई लोगों को ख़राब भी लगती है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं वेलफेयर डिफिनीसन की। वेलफेयर डिफिनीसन आया था 1819 में, और कौन लाया था वेलफेयर डिफिनीसन? अल्फ्रेड मार्शल साहब। यहाँ पे एक और चीज़ आपको बता दे रहे हैं, अल्फ्रेड मार्शल साहब जो है, इनको हम फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब जो माइक्रो इकोनॉमिक्स आपका पूरा सब्जेक्ट है, उसके जनक कहे जाते हैं अल्फ्रेड मार्शल। अब यहाँ पे समझिए, अल्फ्रेड मार्शल साहब ने कहा कि एडम स्मिथ साहब पगला गए हैं, वो कह रहे हैं केवल इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ वेल्थ, लेकिन ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक्स में केवल हम वेल्थ की स्टडी नहीं करते हैं। अल्फ्रेड मार्शल साहब कहे कि उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट को छोड़ ही दिया जो पूरे इस स्टडी को कंडक्ट करने वाला है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक्स एग्जिस्टेंस में आया, और जो अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इकोनॉमिक्स को फेस करने वाला है, और वो है मैन, ह्यूमन। और उन्होंने ह्यूमन को इग्नोर किया था, अवॉइड किया था कंप्लीटली। सो अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ. It examines that part of individual and social action which is most closely connected with the attainment and with the use of material requisites of well-being. यानी अल्फ्रेड मार्शल साहब के हिसाब से हमारे बिजनेस के ऑर्डिनरी लाइफ में जो मैन काइंड के विषय में हम स्टडी करते हैं, जो हम जन कल्याण, मानव कल्याण के विषय में स्टडी करते हैं, दिस इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। और इस स्टडी में हम लोग एग्जामिन करते हैं कि इंडिविजुअल्स यानी जो लोग हैं वो कैसे सोसाइटी से अफेक्ट हो रहे हैं, किस प्रकार से वो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मटेरियल रिक्विजिट्स की उनकी आवश्यकता पड़ती है, वो अपनी इच्छा कैसे पूरी करते हैं, अपने वांट्स को कैसे सेटिस्फाई करते हैं, उसके लिए वो लोग क्या क्या करते हैं। दिस ऑल थिंग्स आर कवर्ड अंडर वेलफेयर डिफिनीशन ऑफ अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल ने वेलफेयर डिफिनीशन में यही कहा है कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा स्टडी है जिसमें हम जन कल्याण के विषय में स्टडी करते हैं। कहाँ पे? बिजनेस के ऑर्डिनरी लाइफ में जन कल्याण कैसे हो सकता है, और एक इंडिविजुअल अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए क्या क्या करता है। दिस एवरीथिंग इज कवर्ड अंडर वेलफेयर डिफिनीशन ऑफ अल्फ्रेड मार्शल विच हैज बीन गिवन इन 1890, 1890 में दिया गया था वेलफेयर डिफिनीशन। इट इज ऑन वन साइड अ स्टडी ऑफ वेल्थ and on the other side a study of human welfare based on wealth. यानी हम यदि कंपेयर करें एडम स्मिथ और अल्फ्रेड मार्शल साहब को, तो एडम स्मिथ साहब तो वेल्थ की तरफ रिजिड थे, उन्होंने बस इकोनॉमिक्स के एक ही पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखा था, वो था वेल्थ। उन्होंने एक पर्सपेक्टिव को छोड़ दिया था, और वो था ह्यूमन वेलफेयर। जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स में वेल्थ के साथ साथ हम जन कल्याण की भी बात करते हैं, धन के साथ साथ जन कल्याण की भी बात करते हैं। यानी अलॉन्ग विथ वेल्थ यू हैव टू डिस्कस अबाउट द ह्यूमन वेलफेयर अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया वेलफेयर डिफिनीशन और वेल्थ डिफिनीशन में। अब वेलफेयर डिफिनीशन के फीचर्स क्या क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बिल्कुल आप लोग बारीकी से लीजिए। और जो भी बच्चे सारथी बैच अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, जल्दी से ज्वाइन कर लो। लखनऊ यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर एग्जाम के लिए अमेजिंग एक्सपीरियंस यू विल गेट। डेफिनेटली यू आर गोइंग टू रॉक इन दिस एग्जाम इफ़ यू विल ज्वाइन सारथी बैच। और आपने कम्युनिटी सेक्शन में देखा होगा कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बच्चों ने कैसे फर्स्ट सेमेस्टर में रिस्पॉन्स दिया है, और उससे अच्छा रिस्पॉन्स आपका रहने वाला है। जो क्वेश्चंस पढ़ाए गए थे सेम क्वेश्चंस वर प्रिंटेड इन द एग्जाम, सेम क्वेश्चंस पेपर में प्रिंट हुए थे। तो बच्चों का जो प्यार मिला, हम उम्मीद करते हैं कि आपसे भी वही प्यार मिले, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको सारथी बैच ज्वाइन करना होगा और आपको अपनी पढ़ाई तुरंत शुरू करनी होगी। डोंट टॉलरेट, डोंट प्रोक्रेस्टिनेट। ये मत कहो कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, पोस्टपोन मत करो, स्टार्ट टुडे, जस्ट राइट नाउ। तो चलिए फीचर्स की बात करते हैं वेलफेयर डिफिनीशन की। तो सबसे पहला फीचर है इट इज़ प्राइमरली द स्टडी ऑफ मैनकाइंड। यदि हम वेलफेयर डिफिनीशन को एक शब्द में डिफाइन करें ना, तो स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज वेलफेयर डिफिनीशन, बस खत्म।
यानी एक ऐसा इकोनॉमिक्स का डिफिनेशन जिसमें केवल मानव कल्याण की बात की गई है, उसको हम वेलफेयर डिफिनेशन कहेंगे। द सेकेंड वन पॉइंट इज दैट इट इज ऑन वन साइड ऑफ स्टडी ऑफ वेल्थ एंड ऑन द अदर साइड ऑफ स्टडी ऑफ मैन। यानी यहाँ पे केवल मैन काइंड की स्टडी नहीं की गई है, मैन काइंड के साथ साथ वेल्थ की भी स्टडी की गई है, लेकिन वेल्थ की स्टडी पे उतना ज़्यादा इम्फेसिस नहीं दिया गया है जितना इम्फेसिस, जितना फोकस हम लोग मैन काइंड की स्टडी पे करते हैं इन वेलफेयर डिफिनेशन। थर्ड वन पॉइंट सेज इट टेक्स इनटू अकाउंट ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, इट इज़ नॉट कंसर्न विद सोशल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैंस लाइफ। अब पॉइंट टू बी नोटेड, अभी हमने कहा कि वेलफेयर डिफिनेशन जो है वो ह्यूमन काइंड से रिलेटेड है, जन कल्याण। तो लोगों का कल्याण समाज से भी हो सकता है, धर्म से भी हो सकता है, राजनीतिक पार्टियां भी कर सकती हैं, करती भी हैं कुछ हद तक जब इलेक्शंस आते हैं तो, लेकिन हमको उन चीज़ों को इग्नोर करना है। ऐसे वेलफेयर जो सोसाइटी से दिए जा रहे हैं, ऐसे वेलफेयर जो रिलीजियस हैं और ऐसे वेलफेयर जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड है, वी हैव टू कंसिडर ओनली दोज वेलफेयर विच आर डायरेक्टली लिंक्ड विद द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। बिजनेस के जो ऑर्डिनरी लाइफ से कनेक्टेड वेलफेयर है, ह्यूमन काइंड के लिए किए जा रहे हैं, ओनली वी हैव टू कंसिडर देम। नाउ द फोर्थ वन पॉइंट सेज दैट it emphasizes on material welfare, that is human welfare which is related to wealth। यानी वेलफेयर डिफिनीशन में भी हम लोग केवल मानव कल्याण के लिए उन सुविधाओं की बात नहीं कर रहे हैं, जैसे आपको एक संतुष्टि मिले, आपके जीवन में शांति मिले, सुख मिले, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट मटेरियल वेलफेयर। हम लोग यहाँ पे वेल्थ रिलेटेड वेलफेयर की बात कर रहे हैं, यानी यहाँ पे ह्यूमन वेलफेयर को शांति से, सुख से नहीं तोला जा रहा है, यहाँ पे ह्यूमन वेलफेयर को वेल्थ से तोला जा रहा है, वेल्थ से रिलेट किया जा रहा है। नाउ द फिफ्थ वन पॉइंट इज दैट इट लिमिट्स द स्कोप ऑफ एक्टिविटीज अमेंडेबल टू मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी। यानी वेलफेयर डिफिनीशन में जो भी एक्टिविटीज़ के स्कोप हैं वो मेजर किए जा सकते हैं मनी के टर्म्स में। यानी यहाँ पे हम लोग जिस भी ह्यूमन काइंड की ह्यूमन वेलफेयर की बात कर रहे हैं, वो ह्यूमन वेलफेयर को हम लोग मनी के टर्म्स में, मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। अब देखिए, अल्फ्रेड मार्शल साहब को भी नहीं छोड़ा गया, इनका भी क्रिटिसिज्म किया गया, इनका भी जो डिफिनीशन था इसकी भी आलोचनाएं हुई। सबसे पहले ये कहा गया कि अल्फ्रेड मार्शल साहब इकोनॉमिक्स को तो ह्यूमन साइंस की तरह कंसीडर नहीं कर रहे हैं, इसको तो ये लोग ये एक सामाजिक विज्ञान बना दिया, इसको एक सोशल साइंस की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो क्रिटिसाइजर्स ने कहा कि अल्फ्रेड मार्शल कंसिडर्स इकोनॉमिक्स एज अ सोशल साइंस रेदर देन ह्यूमन साइंस। यानी इकोनॉमिक्स को ह्यूमन साइंस की तरह ट्रीट करने के अलावा उन्होंने सोशल साइंस की तरह ट्रीट किया, कंसिडर किया इसको। तो द सेकेंड वन पॉइंट इज दैट इट रिस्ट्रिक्ट द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स टू द स्टडी ऑफ पर्सन्स लिविंग इन ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी ओनली। यानी यहाँ पे जो वेलफेयर डिफिनेशन दिया गया अल्फ्रेड मार्शल साहब के द्वारा, यहाँ पे केवल उन्हीं इकोनॉमिक्स के स्कोप की बात की गई है, उन्हीं ह्यूमंस की बात की गई है जो ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी में रहते हैं। ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी यानी संगठित समिति, संगठित कम्युनिटी में रहते हैं। जैसे ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी का मतलब होता है ऐसे लोग जो जॉब कर रहे हैं, या फिर ऐसे लोग जो एम्प्लॉयड हैं, या फिर जिनका अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है। तो ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी के लोगों को यहाँ पे कंसिडर किया गया और अनऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी को कहीं ना कहीं छोड़ दिया गया। तो ये तो फिर बायसनेस हो गया, पक्षपात हो गया। तो ये क्रिटिसिज्म था दूसरा। तीसरा क्रिटिसिज्म क्या था? वेलफेयर इन इटसेल्फ हैज़ अ वाइड मीनिंग विच इज़ नॉट मेड क्लियर इन डिफिनेशन। और एक और चीज़, वेलफेयर का एक बहुत बड़ा समग्र मतलब होता है, बहुत बड़ा मतलब होता है वेलफेयर का, लेकिन वेलफेयर का मतलब केवल आप वेल्थ के टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते। वेलफेयर को आप केवल मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते। वेलफेयर मीन्स मेंटल सेटिस्फैक्शन, फिजिकल सेटिस्फैक्शन, स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन एज वेल एज फाइनेंशियल सेटिस्फैक्शन। लेकिन यहाँ पे केवल फाइनेंशियल सेटिस्फैक्शन की बात की गई, स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन, मेंटल सेटिस्फैक्शन, फिजिकल सेटिस्फैक्शन, मेनी मोर्स को छोड़ दिया गया। तो ये भी एक स्कैर्सिटी, इसका जो इकोनॉमिक्स है, वेलफेयर डिफिनीशन जो है उसका क्रिटिसिज्म है। अब स्कैर्सिटी डिफिनीशन की बात करते हैं। तो स्कैर्सिटी डिफिनीशन कौन दिया था? आपको याद रखना है, लायनल रॉबिन साहब ने दिया था 1932 में। और लायनल रॉबिन साहब ने कहा था, इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्क्वायर मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। यानी इकोनॉमिक्स एक ऐसा विज्ञान है
जिसमें हम ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं। किसके सेंस में कि ह्यूमन बिहेवियर कैसे स्केयर रिसोर्सेज के साथ जिनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं कैसे उनके साथ बिहेव कर रहा है, ह्यूमन कैसे बिहेव कर रहा है, ह्यूमन कैसे अपने वांट्स को सेटिस्फाई कर रहा है उन स्केर्स रिसोर्सेज के साथ जो काफ़ी लिमिटेड है और उनके अल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। अब इसको समझिए। फॉर एग्जांपल हमारे देश में हर कोई व्यक्ति चाहता है कि मेरी अच्छी खासी गाड़ी हो, मेरे पास BMW हो, मेरा अच्छा खासा घर हो, सब कोई चाहता है। लेकिन क्या सब कोई पा पाता है? नहीं, क्योंकि BMW इज अ स्केर्स रिसोर्स, एक सीमित संसाधन है जो सब तक पहुंच नहीं सकती है। ठीक है, अच्छी गाड़ी, अच्छी फैसिलिटीज़, दिस ऑल आर लिमिटेड रिसोर्स, स्केर्स रिसोर्स, लेकिन चाहते सब लोग हैं। तो कैसे वो लोग अपने वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, इसके विषय में हम लोग स्टडी करते हैं स्कैर्सिटी डेफिनेशन में। स्कैर्सिटी डेफिनेशन का मतलब ये समझिए कि जो स्केर्स रिसोर्सेज हैं उससे हम लोग ह्यूमन वांट्स को कैसे सेटिस्फाई करें, इसके विषय में लायनल रोबिन साहब ने 1932 में लिखा था। ही एम्फेसाइज्ड ऑन चॉइस अंडर स्कैर्सिटी। उन्होंने ये कहा कि जब हमारे पास रिसोर्सेज की स्कैर्सिटी रहती है, कमी रहती है, तो हम चॉइस करते हैं, हम चुनते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 रिसोर्सेज हैं और पाँचों के पाँचों कम मात्रा में, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम उसमें से किसी एक को चूज़ कर सकते हैं कि हम बस एक को ही, हमको ज़रूरत पाँचों की है लेकिन हम केवल एक को ही चूज़ कर रहे हैं, उसी से हम अपने आप को संतुष्ट कर ले रहे हैं। तो इन्होंने जो डिफिनेशन दिया उसमें एम्फेसाइज किया कि स्कैर्सिटी जब होती है रिसोर्सेज की तो हम कैसे चॉइस करते हैं। इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद दैट एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर विच अराइजेस फ्रॉम द स्कैर्सिटी ऑफ मीन्स टू अचीव गिवन एंड्स। इकोनॉमिक्स एक ऐसा साइंस है जिसमें हम लोग उस बिहेवियर के एस्पेक्ट की स्टडी करते हैं जो स्कैर्सिटी से अराइज होता है। और स्कैर्सिटी से जब वो बिहेवियर अराइज होता है तो वो क्या करता है अपने एंड्स को, अपने गोल्स को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। तो ये तो था लायनल रोबिन साहब की डेफिनेशन। लायनल रोबिन साहब का ये जो इंपॉर्टेंट एक बुक का नाम है, ये भी याद रखिएगा, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। 1932 में लायनल रोबिन साहब ने लिखा था। नाम है किताब का, एक बार और मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, लायनल रोबिन्स 1932। तो स्टूडेंट्स, हमने यूनिट 1 का लगभग बहुत पोर्शन कंप्लीट कर लिया, कुछ छोटी चीज़ें ही बची हैं, अगले लेक्चर में हम उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। बस आपसे सपोर्ट की आवश्यकता है। यदि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, आपको संतुष्टि मिल रही है, इफ़ यू आर गेटिंग द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, तो प्लीज़ शेयर करिए और भी स्टूडेंट्स को बताइए ताकि हम उन तक भी पहुंच सके, उन स्टूडेंट्स की भी मदद कर सकें जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, उनको भी स्ट्रेटजी बता सकें। और हम लोग एक स्ट्रेटजी वाला भी वीडियो बनाने वाले हैं बहुत जल्द आपके लिए कि कैसे आप लोग तैयारी कर सकते हैं। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर क्या केवल थियरी क्वेश्चंस ही पढ़ लेंगे तो हो जाएगा? डेफिनेटली हो जाएगा, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ही आपको मोस्ट प्रोबेबली प्रैक्टिकल पूछा जाएगा या फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स में पूछा जा सकता है, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है, या फिर कॉस्ट रेवेन्यू से पूछा जा सकता है। तो उस केस में जो भी प्रैक्टिकल्स पूछे जाएंगे वो आप अवॉइड कर सकते हैं। आप केवल 5 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, 5 थियोरेटिकल क्वेश्चंस ही कर सकते हैं। तो यदि आप किसी दोनों में से किसी एक पे ही पकड़ बना लीजिए, लेकिन केवल प्रैक्टिकल पे पकड़ बनाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि थियरी तो आएगा डेफिनेटली, कंपलसरी होगा, कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, उसके लिए ऑप्शन नहीं होगा। यदि प्रैक्टिकल आता भी है तो 2-3 प्रैक्टिकल आएगा मुश्किल से, उसको आप अवॉइड कर भी सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली थियरी को अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो थियरी पे ज़्यादा आप लोग कंसिस्टेंट रहिए, थियरी को ही ज़्यादा पढ़िए। प्रैक्टिकल्स वाले भी सेशन करवाए जाएंगे। प्रैक्टिकल वाला आपका जो सेकंड यूनिट है, पार्टनरशिप अकाउंटिंग, हायर परचेज सिस्टम, थर्ड यूनिट है, इंस्टॉलमेंट और रॉयल्टी अकाउंट, इन सब चीज़ों के विषय में डिस्कस किया जाएगा। वहाँ पे प्रैक्टिकल्स बनने की पॉसिबिलिटी है, वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको ज़्यादा इम्फेसिस करना है अपने थियोरेटिकल सब्जेक्ट पे, क्योंकि थियोरेटिकल सब्जेक्ट ही आपकी ताकत बनेंगे और यहाँ पे नंबर मिलते हैं। फॉर एग्जांपल यदि आप कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगा रहे हैं, आपका आंसर गलत आ गया, तो वहाँ पे एग्जामिनर के इंटेंशन पे डिपेंड करता है कि वो कितना नंबर आपको देगा। हो सकता है वो आपको 0 नंबर दे, ऐसा होता है, या फिर ये भी हो सकता है कि वो आपको 10 में 6 नंबर दे, 8 नंबर दे, 9 नंबर दे, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यदि आपने थियरी अटेम्प्ट किया है और थियरी आपकी सही है, कुछ हद तक सही नहीं भी है, फिर भी आपको कुछ नंबर मिल जाएगा, 6-7 नंबर, 8 नंबर मिल जाएगा 10 नंबर में से। तो आपको अपने थियरी पे ही कंसिस्टेंट रहना है और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थोड़ा ज़्यादा स्टूडेंट्स को जोड़िए, सारथी ज्वाइन कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, सारथी फॉर बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर, लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए ग्रुप बनाया गया है, व्हाट्सअप ग्रुप, उसमें कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए कोई चार्ज नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, आपके लिए अच्छा होगा।
और एक और चीज़, हम लोग केवल सारथी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए नहीं, हर सेमेस्टर के लिए लॉन्च करने वाले हैं। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर, और आपका केवल बीकॉम के लिए नहीं, एमकॉम के लिए भी लॉन्च करने वाले हैं। और बहुत जल्द हम प्रोफेशनल कोर्सेज़ की भी तैयारी करवाने की पूरी प्लानिंग कर रहे हैं, और हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली अगले साल या फिर अगले 6 महीने में हम लोग लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टे कनेक्टेड विथ अस। यदि कोई भी प्रॉब्लम है तो डाउट सेशन आपके कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो आपके पास तो। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।